नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको भी पता है कि रोज सुबह 10 बजे आप लोग के यहाँ पर यूपी पीसीएस और आरओ की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको डेली सुबह 10 बजे प्रैक्टिस क्लास देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आप लोग को पता है कि यहाँ पर संडे स्पेशल, जी भैया संडे स्पेशल यहाँ पर करंट अफेयर्स क्लास चलाई जाती है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसे हमें नियत तरीके से जो है एक क्या कहते हैं पंचुअलिटी तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ के बाद में इकट्ठा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी तैयारी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, बहुत ही आनंद भी आता है और बहुत ही अच्छी तैयारी भी होती है। ठीक है, तो इसलिए हर संडे को यहाँ पर होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बात झूठ है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है मैंने। साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्टिव क्लास भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। पॉलिटी की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें और क्लासेस धीरे धीरे ऐड होने वाले हैं। फिर आपका देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तीन बहुत ही अभी बेसिक होंगे। बाकी यहाँ पर जो डेली प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है, यहाँ सारे विषयों को आपको डिटेल में एक एक प्रश्न कराया जाता है कि अगर आप सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना चाहते हैं तो क्लास तो मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमें तैयारी करनी है, क्या करें कैसे करें, तो तुम चुपचाप आकर के सीधे ये प्रैक्टिस पेपर क्लास देख लिया करो। जो आज भैया 50वीं क्लास होने वाली, कौन सी, ये आप लोगों की आज 50वीं क्लास है। अब आप सोचिए कि यहाँ धीरे धीरे हम लोग 50वीं क्लास की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसे 100 होगा और 100 तक उम्मीद है आप लोग का पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, मैं तो यही मना रहा हूं पेपर भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम डेट को लेकर के बहुत ये ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है। जी भैया, एग्जाम डेट को लेकर के, और ये सुनने में आ रहा है कि एग्जाम डेट आपका अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में आयोग संपन्न कराएगा, आरओ और यूपी पीसीएस प्री। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि आपके पास अब समय नहीं बच रहा, कि 2-3 महीने बचे हैं, और इन 2-3 महीने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में, 30 बार रिविजन करने में 3 महीने आराम से फुर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना होती है। ठीक है, तो आइए अब समय ना अपना खराब करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अब भैया जीएस पेपर की यहाँ पर क्लासेज है, ये आप जान के चलो, ये जो पढ़ लोगे ना, कोई भी एग्जाम देना होगा या छोटा मोटा कोई भी एग्जाम देना होगा ना, हंसते हंसते निकाल दोगे ये सब अगर एक बार पढ़ लिए तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती है। आप पहले प्रश्न से देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कि मिनीमाटा रोग किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। चलो बताओ, मिनीमाटा एक रोग का नाम है। ठीक है, इसी के नाम पे एक कन्वेंशन भी होता है, मिनीमाटा कन्वेंशन। ठीक है, वो भी पूछ लेता है कि वो किसके लिए है, तो आप समझिएगा इन सब चीजों को। चलिए, यहाँ पर सभी लोग जवाब देते रहिए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग जवाब जरूर से जरूर देंगे। देखिए ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपका जवाब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, क्लास देख लेते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, और जवाब देने से भी कतराते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो मिनीमाटर रोग होता है ना, ये आपकी न्यूरोलॉजिकल यानी कि आपके मस्तिष्क पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल पर ये बहुत गहरा प्रभाव डालता है, और ये अगर होता है तो ये आपके पारा से, कौन से भैया, मरकरी, पारा से होता है। अब देखो इसका नाम मिनीमाटा क्यों पड़ा, आप इसका भी एक पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जापान, आप एरिया जानते हैं, जापान देश, एरिया कह रहा हूँ जापान देश, जापान देश में एक जगह है मिनीमाटा। ठीक है, मिनीमाटा में ये पाया गया था कि वहां पर जो है, जो मछलियां हैं उनमें जो है इसके क्या नाम है, लक्षण पाए गए थे इस प्रदूषक के। तो इसी वजह से जो है इसका नाम मिनीमाटा रखा गया, क्योंकि एक वहां जगह का नाम है। ठीक है, समझ गए। और फिर वहां पर क्या हुआ था आपको पता है, जापान हो गया और चाइना हो गया, यहाँ सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो आप देखते हैं कि सी फूड्स काफ़ी खाए जाते हैं, और जापान तो सी फूड्स, कोरिया सी फूड्स के लिए काफ़ी मशहूर है। अब ये बताओ, वो लोग सी फूड्स खाते हैं, हम उसमें, तो उनके सी फूड्स में ही तुम्हें जहर मिलने लगे तो क्या होगा। तो भैया एक जहर है, पारा बहुत बड़ा जहर का काम करता है आपके, और सीधे दिमाग पे असर करता है। सोचो तो कितनी बुरी चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे कि इसका क्या है, जापान से इसका क्या संबंध है, ये रोग असर क्या करता है, और किस से जो है इसका संबंध है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकता है आप बताइए। मैंने हर चीज़ों को बता दिया, मिनीमाटा कन्वेंशन भी बता दिया जो इससे संबंधित है। अब ये सब चीज़ें मैंने बता दिया, शायद आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठाना और चेक करना, क्या इससे ज़्यादा पूछा है कभी। आपको लगता है बहुत जानने की जरूरत है, तो माय डियर एक बहुत बड़ी गलती मत किया करो, डोंट डू पीएचडी, डोंट डू पीएचडी। पीएचडी करना है तो तुम्हें फिर जान के चलो, तुम 10 साल का और 15 साल का, क्या नाम है, कुछ लोग 5 से 7 साल का वो लेकर चलते हैं ना, 5 से 7 वर्षों का अपना घर से वो ठेका करा के आते हैं कि जाएंगे, पहले बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेंगे, फिर पेपर देंगे, फिर आराम से 5-7 साल में निकल जाएगा, आएंगे। उनको जो करना हो पीएचडी करो, उनको कोई रोकेगा नहीं। तुम्हें पास होना है, अच्छे नंबर लाने, अधिकारी बनना है, रैंक 1 लाओगे चाहे रैंक 100,
एसडीएम बनने वाले में अगर 100 लोगों में है शामिल हो, तुम्हें भी वही तनख्वाह मिलेगी जो 1 नंबर को मिलेगी। बस 4 दिन की चांदनी होगी कि हमने टॉप किया था। बात बुरी लगे अच्छी, लेकिन सच यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन कह रहा है, ये कारण कह रहा है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अरे यार, हम भी लोग कॉलेज वॉलेज में देख चुके हैं, क्या होता है पता है। जीत जाओ टूर्नामेंट 3 दिन होगा, बस है कि दो थोड़े से लोग अच्छी बात करेंगे, लेकिन जिसको अफेक्ट करे। मेरी ज़िंदगी में इतना मैटर नहीं करता था ना, मेरा काम होता था कि मुझे पास होना है, ये चीज़ बनना, ओके लेट्स डू इट। टॉप कर लोगे, नहीं करोगे 4 दिन की चांदनी, फिर तुम यार एक बार अधिकारी बन गए ना, पेपर में नाम तब भी आ जाना है, ये जान लो। आजकल तरीके से चाहो ना तो तुम्हारा हर जगह नाम आ जाए, जरूरी नहीं है टॉप करने पे ही है। तो चलो, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलो भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। जी भैया, तुमने क्या सी जवाब दिया और सही के क्या ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए, समरस माने क्या होता है, होमोजीनियस घोल। होमोजीनियस घोल में क्या होता है, जब आप मिलाते हैं तो पूरी तरह अच्छे से क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। यार ये बताओ, अगर विभिन्न संगठन वाला घोल है, जरूरी नहीं है समरस होना, क्यों? क्योंकि उसमें कभी कभी मिक्सचर तो पर एक होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये जो है, ये बिल्कुल ही अलग बात कर रहा है, ये बिल्कुल ही अलग बात कर रहा है, जबकि पहला कथन सही है। ठीक है, तो इन दोनों का तो स्पष्टीकरण छोड़ो, ये दोनों कथन आपस में सही नहीं है, तो कहां से स्पष्टीकरण की बात आ रही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवैक, चलिए बताइए। बहुत ही पुराना आपको प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का ये था। मतलब ये प्रश्न में कहना चाह रहा है कि कोविड-19 के लिए दरअसल क्या एक सिनोवैक वैक्सीन लाई गई थी। ठीक है, सिनोवैक क्या था, सिनोवैक कंपनी का नाम था, उसने वैक्सीन लेकर के आई थी, उसका नाम उसने क्या रखा था, कोरोना वैक करके ऐसे कुछ रखा था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की वैक्सीन थी, बताइए। कोरोना वैक्सीनो वैक कंपनी द्वारा कोरोना वैक वैक्सीन लाई गई थी, जो आपके बीजिंग में, अब सुनो, ये बना था बीजिंग में। ये क्या था, ये 2 डोज था, इसमें समझो, इसमें 2 डोज की वैक्सीन थी ये, और इसमें ये 18 साल से नीचे लोगों को नहीं था, ये 18 प्लस एज वालों के लिए था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है, जान लो, सामने आया है, अच्छे समझ लो क्या होता है। तो देखो भैया, ये जो है संपूर्ण वायरस का टीका था। इसमें क्या होता था कि ये टीका 2 चरणों में लगाया जाता था, और 2 चरणों में लगाए जाने के बाद जो है, ये आपको इसकी इफिशियंसी वैसे 67%, 60% ही आई थी। खैर, अब एक बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा था, तो मैंने कहा आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में थोड़ा सा न्यूज में था। ठीक है, लेकिन पता कर देखो, चीजों को जान लेने में क्या बुराई है, चीज़ों को जानने में कभी, शिक्षा में जानकारी कभी भी हमारे लिए बाधा नहीं बनती है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि उसका लिमिट क्या है। उसकी एक लिमिट, अगर आप जानने की में अगर आप लिमिट नहीं खींच पाओगे, तो अपने समय को नाजायज बेकार कर दोगे, क्योंकि हर परीक्षा इतना नहीं पूछता है कि जो है हमें उसके लिए 2-2 दिन देना पड़ जाए। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे जो 5 मिनट बराबर जानकारी बहुत है, कुछ टॉपिक्स के लिए हमें 1 दिन देना पड़ता है। ठीक है, चलो अगले पर। जैसे आप सब सब्जेक्ट से बराबर क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, कुछ से ज़्यादा आते हैं, कुछ से कम आते हैं। चलिए, अब देखो, पहली बात तो यहाँ पर तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी चीज़ दिख रही होगी, mRNA। mRNA क्या होता है, जैसे आपको पता है, जो DNA होता है वो द्विगुणीय सूत्र होता है। ठीक है, ऐसे होता है। जो RNA होता है वो बस एक गुणीय होता है। जी भैया, उसमें एक गुण होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है mRNA। अब इसी, 1 मिनट, मैंने शायद इस प्रश्न को, ये मैंने क्या कर दिया यार, मैंने लगता है आप लोग को प्रश्न दिखा दिया। मेरा दिमाग देखो, ये जो mRNA होता है, ये एक सिंगल वाला, इसी में एक होता है mRNA, जो मैसेंजर क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, मैसेंजर RNA कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या होता है ना, ये आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, समझिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये RNA का एक सब टाइप होता है, बस, और कुछ नहीं। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, माँ एवं शिशु का गले लगना तथा चूमना निम्न में से किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बताइए, किस मोचन को प्रेरित करता है। अब आप देखिए, सारे हार्मोन हैं, इसमें से मेलाटोनिन, गैस्ट्रिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ये सारे क्या हार्मोन हैं, जो अलग अलग चीज़ों के लिए काम आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि माँ एवं शिशु को गले लगाने पर, चूमने पर कौन सा भैया हार्मोन यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
जी भैया, ऑक्सीटोसिन, इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या? इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं। इसी को जो है आपका कडल केमिकल भी कहते हैं। कडल केमिकल क्या होता है? जैसे अब कडल का मतलब होता है किसी को सुहलाना। जैसे कडलिंग नहीं होता है, आप बैठे हैं, आप उसके सर पे धीरे धीरे हाथ फेर रहे हो, या उसे आप जो है हल्का सा क्या कहते हैं, मतलब कडल जान लो। अब इतना डिटेल में क्लास में तो बताने लायक नहीं है, बस ठीक है इतना जान लो, वरना ये भी पढ़ाने लगूंगा तो क्लास के टाइप ही बदल जाएगा ना। ठीक है, आप देखते हो इसे लव ड्रग भी कहा जाता है, इसी को लव ड्रग भी कहा जाता है। ठीक है, लव ड्रग भी इसी को कहते हैं। और पता है ये हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन, ये बच्चा पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इससे जो है पता लगता है कि बच्चे पैदा करते समय जो आपके वो खुलने की जरूरत होती है, तो इससे वो कॉन्ट्रैक्शन और उसमें जो है सहायता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ये जान के चलो, ये जो है पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, PITUATRY, ठीक है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इससे जो है इसका क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो आप लोग को पता होना चाहिए, इसे जो है क्या कहते हैं, मेलाटोनिन को जो है स्लीप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीप हार्मोन कहते हैं भैया, ये आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है, इसे जो है स्लीप हार्मोन कहते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी क्या होता है, कहते हो कि लेट सो के उठे हैं तो देर से नींद आ रही है, तो तमाम चीज़ें होती हैं। ये हार्मोन क्या करता है, इसे इसका आपके धीरे धीरे जिस प्रकार से आप सोते हैं उठते हैं, ये हार्मोन उसी हिसाब से स्रवित होते हैं। लेकिन अगर आप देखो 2 दिन रात को 2 बजे तक जग जाओ, तो देखो आपको अगले दिन जो है सोने में देर कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये इसके बहाव के तरीके में बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या, इसे आप लोग क्या स्लीप हार्मोन के नाम से भी जानिए, जो आपके सोने के जागने के तरीकों पर डिपेंड कराता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए क्या होगा। देखो ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर क्लास में आपको डिटेल में बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमें PhD नहीं करना है। जैसे हमें उस लेवल की पढ़ाई करनी कि हाँ हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, हम PG का थोड़ा स्टार्टिंग का पढ़ लेते बस, लेकिन PhD करने की जरूरत नहीं। PhD का मतलब क्या ही बनेगा यार, क्या ही कर लोगे PhD करके, मुझे बताओ। तो चलो, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो यहाँ जो सुमेलित नहीं है, विटामिन डी है। आपको देखते ही पता लग गया होगा कि विटामिन डी आपके क्या है, आपके अस्थियों में मजबूती से होता है। ठीक है, वर्णांधा से इसका संबंध नहीं होता है। आपको पता है आपके बॉडी में कैल्शियम जो होती है, इन चीज़ों को पूरा आप जानते हैं कि हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो जो आप पहला देख रहे हो, क्या नाम है आपके सामने, विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है, रतौंधी। देखो रतौंधी जी भैया, इससे आपका जो विजन है, विजन देखने की क्षमता, आई पे इसका असर होता है। उसके बाद आपकी और क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद देखिए आप ध्यान से, जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जो आपके यहाँ सेल डेवलपमेंट होता है, जो कोशिकाएं सेल डेवलपमेंट होती है, ये सब में जो है क्या होता है, विटामिन ए का असर देखा जाता है। ठीक है, विटामिन B3 आप पेलाग्रा देखो, देखो पेलाग्रा आप एक चीज समझिए 4D से बना। ठीक है, ये 4D से एक डेमेंसिया, जो देखो पेलाग्रा में क्या होता है ना, आपके हाथों में रैसेज हो जाएंगे जब आप सूर्य के नजदीक जाएंगे। ठीक है, ये चीज का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इसके साथ देखो 4D में फिर दूसरा आता है डायरिया। ये देखो पेलाग्रा को आप लोग 4D से याद रखिएगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक डिमेंशिया, डायरिया, डेथ, और जो मैंने आपको बताया डर्मेटाइटिस, जिससे आप क्या कहते हैं, हाथों में जो रैश होने लगते हैं। ठीक है, तो ये 4D से आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मैंने आप बता दिए कि 4D अगर बताया तो किससे संबंधित, पेलाग्रा, रा और विटामिन ए से रतौंधी क्या क्या होता है। अगला प्रश्न, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बेसिक से प्रश्न को भी बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाओगे, ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, आप लोगों जब पढ़ते हो तो कितना ध्यान से पढ़ते हो। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, प्रोटीन। जी भैया प्रोटीन। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो अमीनो एसिड के जो चेन्स होते हैं, उनसे जो है कि आपके प्रोटीन का जो है बॉडी में निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन से पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये बहुत बार पूछा गया है, जैसे बेसिक प्रश्न है तो ये सब पूछ लिया था। ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस चीज को ध्यान से अपने दिलो दिमाग में बैठा लोगे।
अब प्रोटीन एक चीज जान के चलो, हर व्यक्ति को कहा जाता है कि उसके जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन उसका सेवन उसे अवश्य करना चाहिए, अगर आप क्या कहते हैं नॉर्मली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अब जैसे जो जिम करते हैं वो दिन भर में 130 ग्राम 140 ग्राम अगर और अच्छा कर रहे हैं तो 200 ग्राम प्रोटीन ले लेते हैं, बहुत होता है 200 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, आसान नहीं है। लेकिन आप अगर स्वस्थ हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो आपका वेट अगर 70 किलो तो कम से कम आपको 75 ग्राम प्रोटीन जो है लेना चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे तो चलोगे तो अच्छी बात है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा, प्रोटीन ही जान के चलिए आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा कारण है। इम्यून सिस्टम कई चीज़ों से जुड़ा है, एक चीज़ से नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो प्रोटीन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, बताइए। चलिए भैया जवाब दीजिए, फटाफट बताते रहिए कि कौन सा इसका जो है सही जवाब नहीं है, बताइए, फटाफट जवाब देते रहिए। अब भैया आज 50वीं क्लास है तो धीरे धीरे देखो हम लोग 50वीं क्लास की तरफ बढ़ गए हैं। और देखो फिर बता रहा हूँ, अगर क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो दोस्तों कब करोगे? और क्या चाहिए हमसे ये बताओ। इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी डिटेल में चीज़ों को लेकर के आता हूँ, इतनी स्पष्टता से चीज़ों का उल्लेख करता हूँ कि आपके दिमाग में इफ़ और बट ना रह जाए, ठीक है। तो देखो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब घटपर्डी जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए घटपर्डी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निपेंथिस, ठीक है, निपेंथिस कहते हैं, निपेंथिस। ये देखो ये जो है जलोद्भिद नहीं होता है, जबकि आप देखोगे ये जो आपका ह्यूमिड एरिया होता है, ठीक है, वहां पर या जो सेमी ह्यूमिड एरिया होता है वहां पर जो है आप देखोगे ये पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज देख लोगे वहां पर ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल पता है ना, इतना तो तुम लोग पढ़े ही होगे ना। ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया अगर नहीं पढ़े तो भैया कैसे तुम लोग पेपर में बैठने जा रहे हो? इतना तो पता होना चाहिए ना कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। देखिए ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। और इसका अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जो नौकरेक आपका नेशनल पार्क नहीं है, नौकरेक नेशनल पार्क, वहाँ पर ये बहुत अच्छे खासे जो है मात्रा में इनका पाया जाता है, जो आपके मेघालय में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर भैया? मेघालय में जो नौकरेक आपका नेशनल पार्क है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दरअसल वहाँ की जो गारो जनजातियाँ हैं उससे वहाँ पर भी इनका अपना एक अलग महत्व है, ठीक है। दरअसल इस पर जो कीट होते हैं ना, इसकी चमक की वजह से इस पर आते हैं और ये उनका जो है क्या करता है, भक्षण करता है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको पता लग गया। बाकी आप जानते हैं अमरबेल क्या है, चंदन क्या है, आर्किड क्या है, तो ये तीनों सत्य कथन है, ठीक है। ये अगर नहीं पता तो यहाँ से जान लो वन आइलैंड में, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब जो चीज़ें दी हैं उसके बारे में क्या बताऊँ मैं, ठीक है। अमरबेल तुम देखोगे ना कि ये जो है तने की सहायता से होते हैं, उसी पर जुड़ते जुड़ते चले जाते हैं और एक पूरा गुच्छा सा निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तना परजीवी होते हैं, मतलब परजीवी मतलब क्या? जो दूसरों पर निर्भर हो और जो उनकी तनाव पर, ठीक है। तो ये दूसरे पेड़ों की तनाव पर उगते हैं और वहीं पर क्या अपनी जीवन को निर्माण करते चले जाते हैं, ठीक है। अब चंदन क्या होता है? जड़ परजीवी, यानी कि जो जड़ होते हैं ये उस पर जो है अपना क्या कहते हैं उन पर जो है अपना जीवन निर्भर करते हैं। परजीवी मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर हो जाए, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पारे के किस गुण के कारण इसे तापमानी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है? ये बताओ, इतना बेसिक क्वेश्चन है, बताओ क्लास 10th में पढ़े होगे, आई थिंक क्लास 10th में तुम लोगों ने ये चीज को पढ़ा होगा। और कोई भी अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें तुम्हें अपने आप जो है देखने को मिलती होंगी, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है आप लोगों में से, उच्च संचालन शक्ति। जी भैया उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति का मतलब पता है, ये इतने बड़े टेम्परेचर वेरिएशन पे वर्क कर लेता है कि देखिए -39, देखो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 357 डिग्री सेल्सियस, कितना भैया? 357 डिग्री सेल्सियस, ये इतने बड़े टेम्परेचर वेरिएशन पे काम कर लेता है। तो इसीलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और आपको पता ही है कि आप लोग अधिकतर देखते होंगे तो इनका जो है प्रयोग किया जाता है। दरअसल होता नहीं है कि कंट्रैक्शन और मतलब क्या होता है, फैलाव, और क्या कहते हैं कंट्रैक्शन, मुझे अंग्रेजी में आता है, हिंदी में तो यही दिक्कत होती है कभी कभी, ठीक है। तो जो फैलाव होता है और जो उसका कंट्रैक्शन होता है, तो उसमें जो उसकी जो थर्मल आप देख रहे हो ये चीज़, ये वेरिएशन, ये अच्छे खासे मात्रा में होती है। तो इससे क्या होता है, एक आप टेम्परेचर को नाप रहे हो तो टेम्परेचर को नापने के लिए उसमें इतनी अगर वेरिएशन है तो सही से आकलन आता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वही चीज़ है कि ये तुम्हें बनना अधिकारी है और तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कैसे अधिकारी बनोगे। तो वही चीज़ है, जब तुम्हें टेम्परेचर मापना है तो तुम्हारे अंदर खुद उतनी कैपेबिलिटी क्वालिटीज होनी चाहिए ना।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? चलो यार, मैंने कई बार बताया हुआ है। अब 50वीं क्लास है तो मैंने इतनी चीजें यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन की हुई है ना, कि आप लोग यहाँ पर कई प्रश्न देखते होगे तो तुम्हें देख के लगता हाँ ये होगा, लेकिन उसके लिए मेन जरूरी क्या है ना, रिवीजन। 50 क्लास करा दिया हूँ, आज 1300 प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन 1300 प्रश्नों का शॉर्ट नोट शायद ही तुम लोग बना के रखे होगे। अगर बना के रखे होगे, उसे रिवीजन किए होगे ना, तो यकीन मानो तुम जब यहाँ पर पेपर देने जाओगे ना, तो किसी केवल इसी प्रैक्टिस क्लास की वजह से तुम लोग जो है बहुत नंबर ले आओगे, ठीक है, पास तक हो जाओगे आराम से। क्यों? प्रैक्टिस क्लास में मैंने उन प्रश्नों को जगह दी ना जो प्रश्न वास्तव में अच्छे हैं, दमदार हैं, और इतना डिटेल में बताया ना कि मतलब कहते नहीं है कि तुम्हें किसी किताब को, एक होता है कि एक पन्ना जानना 10 पन्ना जानना, तो मैंने 10 पन्ने बराबर उस किताब, उस चीज, उस प्रश्न के संबंध में जानकारियां दी हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो कहता है उस हिसाब से मैंने सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जी भैया, मेहरगढ़ जो आपका बलूचिस्तान में स्थित है, जी भैया, जो आज की डेट में पाकिस्तान में स्थित है। ये देखिए, यहाँ पर आमरी ले लीजिए, मेहरगढ़, कोटदी जी, ये तीनों आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये तीनों आपके जो है यहाँ पर देखेंगे तो तीनों के तीनों आपके जो है पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। आपका जैसे ले लीजिए आमरी सिंध वाले में पड़ता है, बाकी ये पाकिस्तान में वो भी है। अब देखो, मेहरगढ़ में हमें काफ़ी चीज़ें देखी नहीं थी। यहाँ पर हमें जो है ये देखने को मिला था कि यहाँ पर किसानी के साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ में, ठीक है, जो बहुत पुराने थे। और यहाँ पर हड़प्पा और हड़प्पा से पहले की चीज़ों के भी हमें जो है क्या, सभ्यता के जो है चीज़ें देखने को मिले थे, ठीक है। और ये बलूचिस्तान में आपको पता होना चाहिए, जो 7000 BCE से जो है जानने को मिलता है, ठीक है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना? चलो अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 दिया, सूची 2 दिया। चलो बताओ यार, ये अब इसके बारे में क्या बताऊं, इसे फटाक से जवाब दो, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अब देखो, इतना बेसिक क्वेश्चन भी अगर तुम लोग नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्या उम्मीद करूं कि तुम लोग क्या ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, बताइए। भोगना, घग्गर, रावी, सतलज। अब अपने अंदर के आग को जगाओ भैया। अब आग को जगाने का टाइम आ गया, क्योंकि अब अगर आग को ठंडा रखोगे ना अपने अंदर की, तो फिर वो एक माहौल नहीं बन पाएगा। अगर माहौल नहीं बना पाए ना, देखो हर चीज जानो, हर चीज के लिए अगर आपको सफलता पाना ना, तो उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। कहते नहीं कि भैया जी ने माहौल बना दिया, भैया माहौल बनता है तभी तो एनर्जी आती है। जब एनर्जी आती है तभी तो मन लगता है। जब मन लग गया ना, तो कुछ भी हो यार, एक बार मन लग गया तो लग गया। तुमसे है तो है, अब हम क्या करें। पास होना है तो है, अब हम क्या करें। करना है तो है, हम क्या करें। मेरा बस बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए जवाब दिया है। क्या ए? जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया है वो सही कल है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो सही था, हाँ ओके। अब देखो, इसमें तुम्हें क्या था, अब इसमें मुझे कुछ ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं थी कि जो तुम लोग को लगे कि जो है यहाँ पर ऐसा है जो मैं बहुत ज्यादा बताऊं। या लोथल, भोगना गुजरात, हड़प्पा आप रावी, कालीबंगा घग्गर, रोपड़ सतलज। चलो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताए इसका सही जवाब क्या होगा। ये वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा। आपको पता है हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें वैदिक इतिहास में इन सारी चीज़ों की आपको व्याख्या देखने को मिलती है। इन चीज़ों का एक अपना स्थान है जो अलग अलग चीज़ों से संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है कैसे है, तो बताए इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि जो आपका क्या होता है, मतलब संहिता, जैसे वैदिक संहिताएं संहिताएं होती हैं, संहिता नहीं संहिताएं होती हैं। वैदिक संहिता का मतलब होता है कि कई सारी कलेक्शंस होना और कलेक्शंस को एक जगह रखना, ठीक है। मतलब कई सारी संग्रहों को एक जगह रखना, वही वैदिक संहिता होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले मैं जवाब देता हूँ क्या सही है, फिर हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये भैया इनका क्रम है। सबसे बड़ा वैदिक संहिता, उससे नीचे ब्राह्मण, उसके नीचे आरण्यक, उसके नीचे उपनिषद आते हैं, ठीक है। अब देखो क्या ब्राह्मणगत ग्रंथ आपके 4 है, ऐतरेय, शपथ, साम्य और आपका क्या है गोपथ। तो ऐतरेय, गोपथ, साम और आपका कौन सा होता है भैया, शपथ, ठीक है, सतपथ। ये 4 आपके जो है ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। देखो आरण्यक क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए आरण्यक जो होते हैं ये इनका मुख्य कसा क्या है, आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन। जो आपके वैदिक साहित्य में, हिंदू धर्म में आप लोग कई सी किताब मिलेंगी जो आध्यात्मिकता की और क्या कहते हैं कि जो है दार्शनिक
की बात करते हैं वो हमको आरण्यक से देखने को मिलते हैं। और उपनिषद जो होते हैं कि तुम्हें खुद से प्रश्न पूछने कहते हैं। जैसे कहानी का चलो उपनिषद की ओर, आप इतिहास में पढ़ेंगे क्यों उपनिषद तुम्हें ये कहता है कि तुम प्रश्न करो, प्रश्न ये करो कि ये जीवन क्या है, ये विश्व की रचना क्यों हुई है, अच्छा इस जीवन में अगर हम जी रहे हैं तो हमें चीजें ऐसे ही करने की क्यों जरूरत है। मतलब ये कि आपको खुद से प्रश्न पूछने कहता है कि आप खुद से सवाल करिए। एक चीज जान लीजिए, जीवन में आगे बढ़ने का, खुद को सुधारने का, अपनी गलतियों को पहचानने का एक और एकमात्र साधन होता है खुद से सवाल करना। खुद से सवाल करने में अगर तुम्हें चीजें नहीं समझ में आ रही तो तुम्हारे सामने जो चीज है उससे खुद को रिलेट करो और तब सवाल करो कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन इस पढ़ने के साथ क्या मुझे जो है नौकरी करने की जरूरत है, अगर मैं नौकरी की जगह कुछ और करूं तो क्या मैं मेरे लिए अच्छा होगा, ये प्रश्न करना चाहिए। अब जो 5-5 7 साल से तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हो रहा तो उन्हें एक बार प्रश्न करना चाहिए। चलो 2-3 साल इट्स गुड, मान सकता हूं चलो 2-3 साल लगे, लेकिन उसके बाद ज्यादा लग रहा है फिर भी आपका प्री नहीं हो रहा है तो एक सवाल करने का मतलब होता है कि तुम सोचो, इन गुणतम प्रश्नों से खुद को गुजारो, थोड़ा सा अपनी जो है बेइज्जती हो रही होने दो, लेकिन हो सकता है तुम्हारा समय बच जाए, तुम आगे कुछ और अच्छा कर जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से बौद्ध संगीतियों का सही क्रम बताओ क्या है। चलो भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए बताइए। देखिए भैया इतना आप लोग को पता है कि इस चीज की शुरुआत जो है आपके राजगिरी से हुई थी और समाप्ति जो है कश्मीर में हुई थी। ठीक है, अब राजगिरी से समाप्ति होकर के अगर मैं कह रहा हूँ कश्मीर में से इसका खत्म हुआ था तो इसका सही जवाब डी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जो आपका राजगिरी है ये है और कुंडलवन कश्मीर में था, यहीं पर आपका आखिरी हुआ था। तो यही सा तो 2 से शुरुआत होकर के 3 पे कहीं खत्म हो रहा है तो मात्र डी है। आपको मैंने वैसे इतना बड़ा हिंट दे दिया था। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, पहला जो है 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिससे महाकश्यप के शासन काल में जो है अजात शत्रु की जो है अध्यक्षता, महाकश्यप के शासन काल में अजात शत्रु की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद जो है दूसरा आपका 383 100 साल बाद हुआ था, जो आपके साब कबीर जो शासनकाल काला अशोक थे जो शिशु नाग वंश से थे वहां पर हुआ था। फिर तीसरे और उसके बाद क्या तीसरा 251 में, मतलब 483 फिर 383 फिर 251 में, जहां पर भोगली पुत्र शिवम, ठीक है, भोगली पुत्र तिसम जो है शासनकाल में जो अशोक के अंतर्गत हुआ था 251 में वहां हुआ था। और आखिरी आपका कुंडलवन जो आपके कश्मीर में स्थित है जो कनिष्क के जो है शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष जी थे। और यहीं पर आपका हीन और महायान में जो है क्या विभाजन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हीन और महायान का विभाजन आपको कहाँ, इसी कुंडलवन में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। चलिए जवाब दीजिए भैया। अब ये सारे प्रश्न क्या हैं, अभी देखो कहने को प्रश्न, मैं बहुत ज्यादा प्रश्न क्यों नहीं लेता था, मेरा कहने मतलब डेली प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ते रहो, उनके बारे में डिटेल में जानो, उनके नोट्स बनाओ, उनके रिवीजन करो। क्योंकि क्या होता है ना, जब थोड़ा थोड़ा हम लोग खाते हैं, एक होता है ना कि भोजन करने का सबसे सही तरीका है कि आप दिन भर में 4 बार खाएं, 5 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। जैसे लंच लें, स्नैक लें, और मतलब 3 टाइम तो आपका खाना हो गया, 2 टाइम आपका स्नैक हो गया, तो 5 टाइम खाना चाहिए। और क्या कहता है, जब भी खाओ तो इतना खाओ कि थोड़ा खाओ, ऐसा ना हो कि एक बार यहाँ तक खा लो फिर पता लगे सो नहीं, यही तरीका होता है। उसी तरह पढ़ाई भी होती है, रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ते जाओ, हर सब्जेक्ट को टच करो, जो मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ है। तो जितने लोगों ने क्या महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख जवाब दिया, इसे सही कर ले। इसे रुद्ररामन के जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, जो आपके गुजरात, कहाँ भैया, जो आपके गुजरात के राज्य में स्थित है। देखो इसमें जो है सम्राट अशोक के साथ साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन दोनों का जो है जिक्र मिलता है। दरअसल सम्राट अशोक को कहा जाता है यावना किंग। कौन सा भैया, यावना किंग। ये कहा जाता है कि उन्होंने तुसस्का एक मतलब पानी जल के मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के जल के भेजने के लिए इन्होंने निर्माण कराया था। तो अशोक के बारे में है। वहीं जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य है उनके बारे में भी यही माना जाता है कि उन्होंने जो है क्या नाम है, सुदर्शना रिजर्वायर, जी भैया, जो सुदर्शना जलाशय था उसका निर्माण इन्होंने कराया था। ठीक है, समझ गए। वैसे अशोक का 1838 के आसपास माना जाता है। बाकी गिरनार अभिलेख आपको पता है, इसमें 20 लाइनें हैं जो 5.5 फीट ऊंची और जो है क्या कहते हैं 11 फीट चौड़ी है। ठीक है, 20 लाइन है कुल। और ये पूछ सकता है, बस चांसेस कम है लेकिन ठीक है जान लो, 5.5 फीट जो है क्या है हाइट है,
ठीक है, हाइट है। और 11 फीट क्या है यहाँ पर, 11 फीट जो है इसकी विड्थ है। विड्थ माने क्या, चौड़ाई है। ठीक है, ये जान लेना इस अभिलेख के बारे में। बाकी ये देखा जाए इसको सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप जी थे, उन्होंने ही सबसे पहले जो है इसे क्या किया था, इसकी जो है ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा था, इसे जो है लिखा था अलग भाषा में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो है संस्कृत भाषा में पाया गया था। इसमें जो चीज़ें लिखी थी शायद संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब इतना अच्छा प्रश्न है कि ऐसे प्रश्नों से जो है आपका क्या पता है, मेरिट डिसाइड हो जाती है ऐसे प्रश्नों से। कैसे, क्योंकि ये सब प्रश्न वही कर पाते हैं जो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ग्रेजुएशन करो, थोड़ा पीजी पढ़ो, पीएचडी मत करो। और ऐसे प्रश्नों के लिए अगर आपको लगता है कि हर प्रश्न को इतना पढ़ने की जरूरत है तो आप बेवकूफ़ हैं। क्यों, क्योंकि यार ऐसे प्रश्न आपको कितने आएंगे, 150 में से आपको कितने प्रश्न सही करना है अधिकारी बनने के लिए, ज्यादा 110, 120, 125 कर दो, उससे ज्यादा सही करने की जरूरत है। अब तुम ऐसे एक प्रश्न के लिए अब तुम पूरी हर प्रश्न को इस हिसाब से पढ़ोगे तो तुम बेवकूफ हो। ठीक है, तैयारी करने का तरीका तो तुम्हें नहीं पता तो तैयारी छोड़ दो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, दोनों 1 और 2। जी भैया, नटराज जी की मूर्ति, दरअसल नटराज जी की जो मूर्ति है ना, आपको पता है शिव का 2 रूप है, 2 तांडव रूप पाया जाता है। एक होता है रौद्र तांडव रूप, एक होता है आनंद तांडव रूप। तो भैया आप जानो जो आनंद तांडव रूप होता है वो क्या होता है, शिव नटराज होता है जो आप ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और जो इनका जो है रुद्र रूप वाला उसे रुद्र कहते हैं। ठीक है, जो रौद्र वाला होता है उसे रुद्र कहते हैं। ठीक है, जो रौद्र तांडव वाला होता है उसे रुद्र कहते हैं। ठीक है, और जो ये आनंद वाला होता है उसे शिव नटराज कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये दूसरा कथन पढ़ना कि इनके दाएं कान में जो है एक पुरुष कुंडल और बाएं कान में इनके क्या होता है, एक महिला का कुंडल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या होता है ना, इसमें इनकी 4 भुजाएं होती है। एक देखो नटराज की स्थिति में इनका एक पैर उठा होता है, एक पैर जमीन में होता है। हर पोस्चर का अपना एक मतलब है। इस चीज को आप लोग होमवर्क में लिखिए, आप लोग गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि नटराज की मूर्ति के हर चीजों का क्या महत्व है, आप विकिपीडिया पे पा जाएंगे। इसको थोड़ा सा समय दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ बता दूंगा तुम लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं जा करके 5 मिनट देना बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि आपके सामने आया है तो उसका हमें सही से पूर्ण अध्ययन होना जरूरी है। ये पढ़ने का तरीका है। देखो नहीं पता तो हमारी गलती नहीं, लेकिन हमारे सामने चीज़ें आई हैं तो हम उसको अच्छे से जाने। क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँ तो कम से कम उसको बताने में 5 से 7 मिनट लग जाएगा, आप खुद पढ़ेंगे तो 10 मिनट में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसीलिए कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भोजशाला में मंदिर की अधिष्ठानी देवी हैं, बताइए। मैंने क्या कहा ना कि प्रश्नों को क्या कैसे कितना पढ़ना है वो जिम मैटर करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कि अच्छा ठीक है ये ऐसा है, तुम एक बार ये ट्राई कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, क्लास को भी देखना होता है कि ऐसा ना हो कि एक क्लास से पता लगे 1 घंटे हो जाए, कहेंगे सर 20 क्वेश्चन कराने में इतना टाइम लेते हैं। नहीं, सारी चीज़ों को हमें एक समन्वय में बैठा के चलना पड़ता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या भगवती सरस्वती जवाब दे सही कर जी भैया। परमार साम्राज्य से संबंधित जो राजा भोज थे उन्होंने ही जो है इसका जो है क्या किया नाम, इसका निर्माण किया था, जो आपके क्या मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कौन से, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, आप चारों पॉइंट्स बता दिए। मध्य प्रदेश के धार जिले में परमार साम्राज्य के राजा भोज ने किस भगवान के लिए था, भगवती सरस्वती से भगवान ने मतलब देवी सरस्वती से इसका संबंध था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए, इन्हें काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करिए। ठीक है, चलो बताओ इनका सही जवाब क्या होगा, बताओ। पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, जवाब दो। अब इससे अच्छे से पढ़े हो तो जवाब दो, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया देखो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चलिए फटाफट जवाब दे दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या, 4 3 2 1। जी भैया देखो ध्यान से समझना तुम लोग, शायद तुम लोग समझ जाओ कैसे क्या है। 4 3 2 1 कह रहा है, यानी कि नीचे शुरुआत करते हैं। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध भैया आपका हुआ था 1192 में। ठीक है, अब 1192 में जो युद्ध हुआ था इसी में आपको क्या है, क्या हो गया, चलो तो 1192 में जो युद्ध हुआ था इसी में पृथ्वीराज चौहान जी की क्या हुई, हार हुई थी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर क्या, जलालुद्दीन की हत्या हुई थी। ये कब हुआ था, देखो भैया पहले आपको पता है जलालुद्दीन का असली नाम अली गुस्सब था, ये खिलजी वंश से था और इसकी मृत्यु जो है 1316 में हुई थी। अब देखो इतनी चीजें जाना, अली गुस्सब किसका नाम था, तो जलालुद्दीन का नाम था। ठीक है, अब जैसे बहुत जगह होता है कि अफगानीपुर सरनेम तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, आओ पहले की तरफ बढ़ते। देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तरीका समझो क्या,
अब तुम्हें पता है कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया था। क्यों? जिससे सही तरीके से क्या कर सके, नियंत्रण स्थापित कर सके। तो इसने कब किया था? 1327 में किया था। कब? 1327 में। अब यानी कि तुम देख रहे हो, यानी कि ये क्या एक तुम्हें चीज समझ में आ रही है कि यार 4 और 3 और 1 तो हो रहा है, अब 2 कहाँ जाए नहीं समझ में आ रहा है। तो अब ऑप्शन में देखो, कहीं पर आपको 2 को ऐसा दिख रहा है, नहीं आपको दिख रहा है ना कि 4 के बाद 3 होगा ये। तो इसलिए आप खुद ब खुद, अगर आपको एक नहीं भी पता है तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ ए इसका सही जवाब है पेपर में लगा के आ सकते हैं, और सही भी होगा और आपको नंबर भी मिलेगा और आप अधिकारी भी बनोगे। ठीक है, ये करने का तरीका होता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सी देवनागरी लेख से यहाँ पर जो है कुछ सिक्के चलाए थे, मतलब कुछ समय के लिए सिक्के चलाए थे? बताइए कौन था राजा? दरअसल भैया उस राजा का इतिहास में जो है महान के नाम से पहले जुड़ता है। महानता, उसे महान कहने का प्रमुख कारण यही था कि जब विश्व में जो भी अलग अलग अपने देशों में साम्राज्य स्थापित किए थे, उन्होंने जहां केवल अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को वो तरजीह नहीं दी थी, इस व्यक्ति ने दूसरे धर्म के लोगों को भी बहुत बराबर दर्जा देना शुरू किया था, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज की थी। जी भैया, उनका नाम था अकबर। अकबर ने पता है क्या किया था? अकबर ने जो है ये किया था कि जब उसके 50वां शासनकाल का 50वां साल था, तो उसने राम सिया के नाम से जो है इस सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और उस सिक्के को जो चलवाया था उसमें ये भी लिखा हुआ था। ठीक है, और इसको लिए इन्होंने इसलिए किया था कि 50वां साल है, तो इस चीज को मनाने के लिए इन्होंने किया था। तो इसीलिए भैया कहा जाता है, आप अगर, अच्छा आप लोग कहते हो कि जो है मुगल ये थे वो थे, तुम्हारे यार हिंदू राजाओं ने कितने मुगल से इस्लाम को लेकर के सिक्के पर अपना नाम लिखवाया था? हाँ हाँ, ठीक है, तो कितना हुआ था? कितने लोगों ने कराया था? मुझे नाम बताओ। नहीं मिलेगा, इसीलिए क्योंकि ये तो था भैया, ये जो था वो था, इसका अपना, तुम अगर हिंदू हो तो हो, तुम मुस्लिम हो तो हो, लेकिन उसके साथ हम दूसरों का सम्मान कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है ना। इस चीज को आदमी नहीं सोचता, बस आदमी सोचता है कि अरे मेरा था क्यों नहीं। ठीक है, तुम्हारा था, तुम कमजोर थे ना उस टाइम। आज तुम पढ़ के नहीं पास हो पा रहे हो तो तुम्हें गाली मिलेगी समाज से। अधिकारी बन जाओ, जो आज गाली दे रहा कल आके पैर छुएगा। ये तरीका होता है। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? जी भैया, आपको पता है जो क्या कहते हैं, सिख धर्म में 5 तख्त है, 5 तख्त में से एक है। इसमें जो है दरअसल आपकी ये महाराष्ट्र में, कौन से भैया? महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे महाराजा रणजीत सिंह जी ने, जी भैया कौन? महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो है इसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण आपको देखने को मिलेगा जो है 1832 से 1837 के बीच में, 1832 से 1837 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। दरअसल यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई थी, तो इसी के लिए जो है इसका निर्माण कराया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित, फ्रांसीसी दक्कन में आंदोलन नहीं होगा, अपनी स्थापना क्यों नहीं कर पाए थे? बताइए। मतलब प्रश्न कहना चाह रहा है कि जो फ्रांसीसी लोग थे, आपको पता है कि पुर्तगाली, फ्रांसी, क्या नाम है, डच लोग, उसके बाद आपको पता है फ्रांस लोग, ये सारे लोग अपने अपने समय काल पे अलग अलग क्रम में आते रहे। तो ये कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में अपनी क्षमता को स्थापित करने में असफल क्यों रहे, मतलब अपना एक शक्ति केंद्र क्यों नहीं बना पाए थे? तो आपको पता होगा कि उसका सबसे बड़ा प्रमुख रीजन ये था कि जो आपके अंग्रेज थे ना भैया, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे फौज के मामले में। जी भैया, और उनके जो 1-2 गवर्नर है, उन्होंने फ्रांसीसियों को हराने बहुत ही अच्छे चालू करके काम किया। फ्रांस तो देखो एक समय में अंग्रेजों से अच्छे थे और बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अंग्रेजों ने उस समय पैसा ज्यादा दिया, लालच ज्यादा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, पहले दिखाया कि हम आपके बहुत अच्छे हैं, साथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा फिर करते चले गए। जब उनको दिखा अब कोई नहीं बचा, फिर सब अपना है। ठीक है, तो मेन कारण यही था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिए। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, जवाब दीजिए। और इस साथ भैया इस क्लास को ही समाप्त करेंगे। देखो ये चारों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान के चलो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764। पता है कि नहीं कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, भैया आंग्ल नेपाल युद्ध को क्या नाम है? गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्या? गोरखा युद्ध। तीसरा क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसे कौन सा? इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और इसी के बाद जो है पूरा अंग्रेजों का शासन हो गया था। और उसके बाद यहाँ क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। जी भैया यही आपका गलत है, इस समय आपके लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन थे भैया? लॉर्ड हेस्टिंग थे इस समय, और ये 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। और यहीं पर पता है क्या है, इसी 30 युद्ध के बाद क्या है, मराठाओं ने भी पूर्णतः समर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने। ठीक है,
तो यहाँ देखो हर छोटी छोटी जानकारी जो तुम्हारे लिए जरूरी है, आप देखो इस बारे में क्या बताओ, इतना डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सारी चीज़ कराई हुई है। अब हर प्रश्न को उतना डिटेल में मेरा प्रोसेस होता है कि एक क्लास को 35-40 मिनट में खत्म करो, उसमें हर चीज़ों को बताओ, और इतना बता देता हूँ कि आप अगर रोज़ थोड़ा 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 इसे करता हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स क्यों कहता हूँ हर संडे को लेकर आओ, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बहुत काम आता है भैया। थोड़ा थोड़ा ये पता है आपकी तैयारी में थोड़ा थोड़ा ही जरूरी है, क्यों? क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स इतनी चीज़ें हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तब भी इतना हो जाता है। और अंत में तो पूछो मत कि हाथ छोटे पड़ जाएंगे मेरे, ठीक है? तो क्यों? इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आपके दिमाग में बैठेगा और फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ बातें अच्छी लगी होंगी, क्लास अच्छी लगी होंगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अगर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े इंस्टाग्राम से जुड़ जाएं, और बहुत जल्द आपका टेलीग्राम चैनल भी आने वाला है जहाँ पर आपको जरूरी चीज़ें दी जाएंगी। तो इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे ये बताती है कि हाँ आप मुझसे जुड़ें और आपको जो है जुड़कर अच्छा महसूस हो रहा है। ओके बाय।